विद्या मंदिर शंकर विद्यापीठ वीके शर्मा कक्षा 9वीं हिंदी गद्य के अंतर्गत आज हम भाषा की ओर यात्रा वृत्त का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। यह यात्रा वृत्तांत एक बहुत ही विस्तृत पाठ है, लेकिन हम इसे समझने के लिए कुछ निश्चित बिंदुओं में विभाजित करते हैं और इन बिंदुओं के आधार पर हम इस पाठ को ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। इसका हम पहला बिंदु ले सकते हैं। यात्रा वृत्तांत वास्तव में 1930 ईस्वी की यात्रा का वर्णन है, जो राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी गई है। इसमें जब हम देखते हैं तो पाठ के प्रारंभ में नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय दिया हुआ है और वो नेपाल तिब्बत मार्ग का परिचय इस प्रकार है। नेपाल से तिब्बत की ओर जाने वाला मार्ग प्राचीन समय से ही महत्वपूर्ण रहा है। हरिकलिंगकोण मार्ग खुलने से पहले नेपाल और भारत के साथ तिब्बत में व्यापार का यही मार्ग था। इसका सैनिक कार्यों के लिए भी प्रयोग होता था। इस मार्ग पर अनेक पुराने किले और चौकियां स्थित हैं। कभी इनमें चीनी सैनिक रहा करते थे। आज उनमें से कुछ किलों में तिब्बती किसानों की बस्तियां हैं। यानी इस बिंदु के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि नेपाल और तिब्बत मार्ग की भौगोलिक स्थिति किस प्रकार की है, वहां पर कौन रहते हैं और उस जगह का किस किस कार्य के लिए उपयोग होता रहा। फिर पाठ में आगे जाकर के हमें अध्ययन मिलता है तिब्बती समाज का। तिब्बती समाज खुला हुआ है। यहाँ जाति पाति छुआछूत और पर्दा नहीं है। अपरिचित लोग भी घरों में जाकर अपने लिए चाय बनवा सकते हैं या स्वयं बनाकर ला सकते हैं। यहाँ चाय मक्खन नमक और सोडा मिलाकर तैयार की जाती है और खूटी नामक टोंटीदार बर्तन में भरकर दी जाती है। यानी जो तिब्बती समाज है वो छुआछूत जाति पाति आदि जो सामाजिक बुराइयां हैं उससे पूरी तरह से मुक्त है और वहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी घर में जाकर के कोई सामान दे करके चाय बनवा सकता है, लेकिन वहां की चाय में मक्खन नमक और सोडा भी मिलाया जाता है। और जिसमें वो चाय को भर कर देते हैं उस खूटी नामक टोंटीदार बर्तन, यानी वो जो एक टोंटीदार बर्तन होता है जिसमें वो चाय को भरते हैं, उस चाय के जो बर्तन है उसे हम खूटी के नाम से जानते हैं। तीसरा है ठहरने का प्रबंध। यानी जब लेखक वहां पर जाता है तो ठहरने की कैसी व्यवस्था होती है, इसका उल्लेख वो यहाँ पर करते हैं। तिब्बती समाज खुला हुआ है। ऊपर की पंक्ति में चला गया, मैं इधर आता हूं। ठहरने का प्रबंध। उजाड़ चीनी किले से चलते समय लेखक से राहदारी मांगने एक व्यक्ति आया। लेखक ने अपनी और अपने साथी सुमति की चिटें उसे सौंप दी। भिखमंगों जैसी वेशभूषा होने पर भी सुमति की जान पहचान के कारण ठहरने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई। इस पाठ के अंदर ही बताया गया है कि लेखक जब तिब्बत की यात्रा पर जाता है तो वो अच्छे कपड़े ना पहन करके एक भिखारियों के से कपड़े पहन के जाते हैं और उसके पीछे उनका जो उद्देश्य होता है वो केवल सुरक्षा कारण होते हैं। यानी यदि वो भिखमंगे के वेश में जाते हैं तो वहाँ पर जो चोर डकैत लुटेरे जो कि उस मार्ग में पाए जाते थे उनसे किसी प्रकार का खतरा नहीं रहता था। इसलिए अपनी सुरक्षा की दृष्टि से लेखक यहाँ पर अपने साथी सुमति को लेकर के भिखारी वेश में जाता है।
लेकिन उसके बाद भी उनके वहाँ ठहरने की अच्छी व्यवस्था होती है। और इसका बहुत बड़ा कारण था क्योंकि जो सुमति उनके साथ गया था उस सुमति के वहाँ पर मिलने वाले लोग रहा करते थे। फिर इसमें वर्णन मिलता है डांडा थोंगला से गुजरना। डांडा थोंगला की यात्रा बड़ी खतरनाक थी। डांडे बहुत ऊंचाई से गुजरते हैं। यहाँ दूर दूर तक बस्तियां नहीं दिखाई देती। यहाँ डाकुओं का भी भय बना रहता है। लेखक को भिखमंगे वेश के कारण डाकुओं की चिंता नहीं थी। जैसा कि मैंने बताया, उन्हें चिंता इसलिए नहीं थी कि वो भिखारी वेश में गए थे। जहां कहीं ऐसा संकट आता था वो टोपी उतारकर जीभ निकालकर कुछ ही एक पैसा कहते हुए भीख मांगने लगते थे। यानी जहां उनको लगता है था कि शायद कोई चोर हैं, लुटेरे हैं या हमारे साथ कोई भी वारदात हो सकती है, घटना हो सकती है, हमें लूटा जा सकता है, तो लेखक राहुल सांकृत्यायन और सुमति जो कि भिखारी वेश में थे वो वहाँ पर कहने लगते हैं कुछ ही एक पैसा दे दो। यानी वो भिखारी का जो एक नाटक था वो करने लगते, जिससे कोई व्यक्ति सोचता होगा, चोर डकैत ये सोचते होंगे कि ये खुद ही भिखारी है, इससे क्या लूटा जा सकता है। फिर है लंगकोर को प्रस्थान। यहाँ के बाद में थोंगला से जो गुजरते हैं, थोंगला के बाद में लेखक यात्रा करता है लंगकोर की, और लंगकोर के लिए प्रस्थान करते समय का जो वर्णन है वो इस प्रकार है। लंगकोर जाने के लिए लेखक और सहयात्री सुमति ने घोड़ों की व्यवस्था की। यानी लेखक और सुमति दोनों किस पर गए? घोड़ों पर सवार होकर के गए। मार्ग में सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे के देवता के सींगों, रंग बिरंगे कपड़ों और झाड़ियों से सजे थान बने हुए थे। यानी कंकोर में एक डांडे के देवता का स्थान था। उस डांडे के देवता पर क्या क्या लगा हुआ था? वहाँ पर सींग लगे हुए थे मरे हुए पशुओं के, रंग बिरंगे कपड़े से झंडियाँ बनी हुई थी और सजे हुए थे। लेखक का घोड़ा बहुत धीमे चल रहा था। वह साथियों से पीछे रह गया और रास्ता भटक गया। बहुत देर तक पहुंचने पर प्रतीक्षा में खड़े सुमति ने लेखक पर बड़ा क्रोध किया, लेकिन घोड़े की दशा बताए जाने पर क्रोध ठंडा हो गया। लंगकोर में भी लेखक को सुमति की कृपा से ठहरने के लिए अच्छा स्थान और भोजन मिला। यानी लंगकोर के बारे में बताया गया है कि लंगकोर को दोनों घोड़ों के माध्यम से गए, लेकिन वहाँ पर लेखक का जो घोड़ा है वो किन्हीं कारण से जब रास्ता भटक गया तो लेखक को पहुँचने में देर हो गई। उस पर सुमति थोड़े क्रोधित हो गए, लेकिन उनके द्वारा कारण बताए जाने पर सुमति का क्रोध शांत भी हुआ और सुमति ने इस स्थान पर भी उनके भोजन और आवास यानी रहने की जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी तरह से की। उसके बाद में आता है तिंगरी से शेखर विहार। यात्रा का वर्णन आता है तिंगरी से शेखर विहार। लेखक तिंगरी के विशाल मैदान में था। इस मैदान में एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिंगरी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में सुमति के यजमान थे। वह गंडे बांटकर दक्षिणा बटोरने जाना चाहते थे। इसमें बहुत समय लगने की आशंका थी, अतः लेखक ने उनकी आर्थिक क्षतिपूर्ति का वायदा करके उन्हें जाने से रोका। यानी उस क्षेत्र में जो सुमति था, जिसके बहुत सारे परिचित यजमान लोग होते थे, वो चाहते थे कि वहाँ पर गंडा बांध करके और वहाँ से कुछ कमाई करके कुछ आर्थिक लाभ लेके आएगा। लेकिन लेखक ने उन्हें इस प्रकार जाने की अनुमति नहीं दी और उनको कहा कि जो भी आर्थिक नुकसान आपका होगा वो भुगतान आपको मैं करूँगा। आगे की यात्रा काफ़ी कष्टप्रद रही। देर से चलने के कारण कोई बोझा ढोने वाला ना मिला। सामान पीठ पर ढोना पड़ा। साथ ही तिब्बत की गर्मी और सर्दी का विलक्षण वेग भी झेलना पड़ा। शरीर का सूरज की ओर वाला भाग तप रहा था और पीछे कंधे बर्फ हो रहे थे। शेखर विहार की खेती के प्रबंधक बड़े सज्जन पुरुष थे।
उन्होंने लेखक का प्रेम से स्वागत किया। यहाँ एक बौद्ध धर्म के 130 हस्तलिखित ग्रंथ थे। लेखक ने वहीं अपना आसन लगाया और पुस्तकों के अध्ययन में डूब गया। सुमति अपने यजमानों के पास चल दिए। दोपहर बाद लेखक ने आगे की यात्रा प्रारंभ की। यानी यहाँ पर एक बौद्ध मठ था जहाँ पर 130 हस्तलिखित पुस्तकें रखी हुई थी और इन हस्तलिखित पुस्तकों के अध्ययन में लेखक पूरी तरह रम गया, डूब गया। और उधर यजमान सुमति जो थे वो भी अपने यजमानों के पास चले गए। लेकिन इस बार अब सुमति जब अपने यजमानों के पास गए तो लेखक की उनसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वो उन 130 पुस्तकों के स्वाध्याय में पूरी तरह से रम गए थे और उधर सुमति भी अपने यजमानों के लिए गंडे बांधने के लिए चले गए थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा जो ये यात्रा बुक है ये 1930 के आसपास की तिब्बत यात्रा का वर्णन है, जहां उन्होंने वहाँ की भौगोलिक स्थिति के साथ साथ वहाँ की समाज व्यवस्था, वहाँ की कानून व्यवस्था एवं अन्य भौगोलिक स्थितियाँ, तात्कालिक जो परिस्थितियाँ थी उसका बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। धन्यवाद।